Hello guys, I am Ricky and most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक चलने वाला है मित्र वो है लवण। लवण हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले वीडियो हमने देखा साल्ट क्या है या साल्ट किसे कहते हैं या साल्ट से आप क्या समझते हैं। इन चीज़ों का सॉल्यूशन इसके पहले वाले वीडियो में था और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लवणों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट को कितने भागों में बांटा गया है इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए जो लवण है इसको टोटल 6 भाग में बांटा गया है। 6 भाग में जैसे देखिए यहाँ लवण जो साल्ट है पहला साल्ट के जो 6 टाइप हैं उसमें से आप देख लीजिए। पहला है सामान्य लवण जो नॉर्मल साल्ट है, दूसरा है अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट, तीसरा है भास्मिक लवण बेसिक साल्ट और चौथा है मिश्रित लवण जिसको मिक्स्ड साल्ट भी कहते हैं। पांचवा है द्विक या युग्म लवण जिसको डबल साल्ट कहते हैं और छठा है जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इन 6 को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला से स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं कि सामान्य लवण क्या है या नॉर्मल साल्ट क्या होता है या नॉर्मल साल्ट किसे कहते हैं। देखिए किसी अम्लीय गुण है ना, किसी अम्लीय अणु। अब अम्लीय अणु का तो मतलब आप समझते होंगे कि जो एसिड है या जो अम्ल बना है उसमें जो एटम है उसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो अम्लीय अणु कहलाते हैं। तो किसी अम्लीय अणु से अब वह जो अम्लीय अणु है उससे हाइड्रोजन परमाणुओं के है ना, अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थानांतरण मतलब स्थान का अंतरण अर्थात स्थान परिवर्तन। तो किसी अम्लीय अणु से हाइड्रोजन अणुओं के पूर्णतः स्थानांतरण मतलब पूरी तरह से स्थानांतरण द्वारा निर्मित लवण को, हाइड्रोजन के पूरी तरह से स्थानांतरण होने के बाद जो लवण बनता है निर्मित लवण को सामान्य लवण कहते हैं। यहां तक एक परिभाषा हो गया। एक तरह से जो है हमने सामान्य लवण को परिभाषित करने की जो है परिभाषा को देखा। क्या बोला कि अम्लीय अणु से, अम्लीय अणु का मतलब किसी भी अम्ल का जो अणु हुआ, किसी भी एसिड का जो मॉलिक्यूल हुआ वो अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा मतलब उस अणु द्वारा जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, अणु से हाइड्रोजन परमाणु के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा किसी अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं के, अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं के है ना, अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा निर्मित लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जो अम्लीय अणु है और जो हाइड्रोजन परमाणु है दोनों में स्थानांतरण होगा और उस स्थानांतरण के बाद जो लवण बनेगा वो लवण आपका क्या कहलाएगा, सामान्य लवण। परिभाषा समझ में आ गया कि किसी भी एसिडिक मॉलिक्यूल है या अम्लीय अणु है उस अणु से हाइड्रोजन परमाणु के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा निर्मित लवण को सामान्य लवण कहते हैं। अब देखिए दूसरे शब्द में इसी परिभाषा को डिफाइन किया गया है। एक ही चीज का परिभाषा जब हम 2-3 तरह से देखते हैं तो बातें हमको और अंतः स्पष्ट होती चली जाती है और समझ बढ़ता है, डीप होता है। देखिए दूसरे शब्द में क्या बोला, वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर अम्लीय अणु था उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु था उसकी बात की जा रही है कि दूसरे शब्दों में वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होता है, मुक्त रहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। कि वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु कहिए या हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं OH नेगेटिव, इस आयन को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो दूसरे शब्दों में वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, या तो वो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु से मुक्त रहेगा या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, वे क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण कहलाएंगे, है ना। जिस लवण में या ऐसा लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन से मुक्त रहते हों या ऐसा लवण जो हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हों, ऐसा लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु से भी मुक्त हो या फिर कह सकते हैं ऐसा लवण जो हाइड्रोक्सिल आयन से भी मुक्त हो जिसमें कि OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं हो। इससे मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें OH नेगेटिव आयन नहीं होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए।
तो वो क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण कहलाते हैं। अब देख लीजिए उदाहरण, जितना भी उदाहरण है इस बार, इसमें कहीं भी आपको OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोजन एटम आपको नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहला उदाहरण है किसका, सामान्य लवण का, Na2SO4 क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 सोडियम सल्फेट कैसा लवण है, एक सामान्य लवण है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कैसा लवण है, एक सामान्य लवण है। Na3PO4 है ना, ट्राइसोडियम फॉस्फेट क्या है, एक सामान्य लवण है। या फिर Na2S सोडियम सल्फाइड क्या है, यह भी एक सामान्य लवण है। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, सामान्य लवण है। पोटासियम क्लोराइड KCl सामान्य लवण है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये सभी क्या है, सामान्य लवण है, या इसको कह सकते हैं नॉर्मल साल्ट हैं। तो नॉर्मल साल्ट में आप फार्मूला क्या समझे, हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होगा और OH माइनस या OH नेगेटिव आयन जो है वह भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इस लवण में हाइड्रोजन परमाणु का और OH नेगेटिव आयन का, या तो हाइड्रोजन परमाणु भी कहिए या हाइड्रोक्सिल आयन या OH माइनस आयन का स्थानांतरण हो जाता है और उसमें वो मौजूद नहीं होता है। इसलिए जो है आपके किसी भी उदाहरण में वो मौजूद नहीं है, है ना। वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, मतलब इसमें ऐसे लवण में कहीं भी आपको हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया आपका सामान्य लवण। आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा है अम्लीय लवण। अब देखिए अम्लीय लवण या इसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट्स। अम्लीय लवण या एसिडिक साल्ट ये क्या है, देखिए वैसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। बहुत छोटा सा परिभाषा है, बहुत साफ तरीके से समझिए। ऐसा लवण या वैसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक, वैसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन। स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण करने वाला हाइड्रोजन है या स्थानांतरण होने योग्य हाइड्रोजन है, एक या एक से अधिक, है ना। वैसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, ऐसा हाइड्रोजन जो स्थानांतरण कर सके, उसमें एक या एक से अधिक होगा, ठीक है ना। तो वैसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु, स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहेंगे, मतलब कि वो कभी भी स्थानांतरण हो सकता है लेकिन स्थानांतरण होता नहीं है। देखिए वैसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। मतलब कि OH नेगेटिव आयन मौजूद होगा, हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा, वह स्थानांतरण योग्य है लेकिन स्थानांतरण हुआ नहीं है। तो आपको इसके एग्जाम्पल में वो सभी मिलेगा। देखिए वैसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे देखिए NaHCO3 इंटू NaHSO4, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम है, और ये जो है आपका कह सकते हैं कि स्थानांतरण योग्य है। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम स्थानांतरण योग्य है लेकिन स्थानांतरण हुआ नहीं हुआ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण या एसिडिक साल्ट्स। देखिए इसमें क्या था, सामान्य लवण में क्या था, वो सीधा मुक्त हो गया था, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन सीधा मुक्त था। इसमें क्या है कि एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु बना हुआ है। तो NaHCO3 इंटू NaHSO4, ये जो NaHCO3 है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप जानते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, डॉट NaHSO4 जो है ये है आपका सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हैं, और इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं या फिर सोडियम बाइसल्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही नाम इसका है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये अम्लीय लवण हो गया, ठीक है। अब है तीसरा भास्मिक लवण। भास्मिक लवण क्या है, देखिए बेसिक साल्ट। भास्मिक लवण क्या है, किसी अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीनीकरण, किसी अम्ल द्वारा, किसी एसिड द्वारा, किसी बेस के या किसी भस्म के आंशिक उदासीनीकरण। आंशिक उदासीनीकरण मतलब क्या हुआ, हल्का मात्रा में न्यूट्रलाइजेशन। आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को भास्मिक लवण कहते हैं।
इसमें जो है आंशिक उदासीनीकरण होगा, मतलब कि पूर्णतः उदासीन नहीं होगा लेकिन आंशिक उदासीनीकरण होगा। किसी अम्ल द्वारा भस्म के, किसी एसिड द्वारा किसी बेस के या किसी भस्म के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को भास्मिक लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, PbOHCl है ना, PbOH का होल Cl, ये है लॉरियोनाइट, इसका नाम है लॉरियोनाइट है ना, ये जो है PbOH होल Cl, ये लॉरियोनाइट है। BiOH का होल टू NO3, ये जो है BiOH का होल टू NO3, ये है बिस्मथ हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, ठीक है। फिर यहाँ है CuCO3 इंटू CuOH का होल टू, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं मेलाकाइट, ये ग्रीन होता है, मेलाकाइट है ना, मेलाकाइट, ये ग्रीन कलर का ग्रीन है, ये मेलाकाइट, CuCO3 इंटू CuOH2। तो ये सभी इसका उदाहरण है कि यह जो भस्म है, यह जो भास्मिक लवण है, इस लवण में भस्म के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप ये बना है। मतलब कि भस्म के आंशिक उदासीनीकरण के बाद जो लवण बनेगा उसको बोलेंगे भास्मिक लवण। तो इन सारे उदाहरणों में क्या हुआ है, जो भास्मिक भस्म का जो है आंशिक उदासीनीकरण इसमें मौजूद है। तो इसलिए ये सभी उदाहरण जो आप देख रहे हैं ये हैं भास्मिक लवण के। एक बार फिर देख लीजिए, किसी अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीनीकरण, आंशिक उदासीनीकरण का मतलब क्या हुआ कि अम्ल के द्वारा जिस भस्म का हल्का आंशिक रूप से उदासीनीकरण हो जाए या आंशिक रूप से उदासीनीकरण हो जाए, उसके फलस्वरूप जो लवण बनेगा वही आपका भास्मिक लवण कहलाएगा, है ना, उसको हम लोग बेसिक साल्ट कहेंगे। उसका उदाहरण आपने देखा। अब यहाँ है एक उदाहरण और भी देख लीजिए, है ना, 2BCO3 है ना, ये वाला, एक मिनट जरा सा देख लीजिए, ये जो है 2BCO3 इंटू PB है ना, ये जो 2BCO3 इंटू PbOH का होल 2 है, ये देखिए, ये इसका जो नाम है ये है सफ़ेद सीसा। क्या नाम है? सफ़ेद सीसा। और ये जो है इसी के उदाहरण में आता है, किसका? ये आता है भास्मिक लवण में या बेसिक साल्ट में, 2BCO3 इंटू PbOH का होल 2, ये हो गया सफ़ेद सीसा, ये भास्मिक लवण का उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ये है MgOHCl। ये जो MgOHCl है ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। ये जो है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। देखिए यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है, MgOH का होल Cl, ठीक है ना। तो ये उदाहरण हमने देखा भास्मिक साल्ट का। अब जो चौथा है मिश्रित लवण, चौथा क्या है? मिश्रित लवण। इसको बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट, मिश्रित लवण या मिक्स्ड साल्ट। ये कैसा है? वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक, है ना, वैसा लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक, या तो भास्मिक हो या अम्लीय मूलक उपस्थित हो, मतलब कि भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हो, मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण या मिक्स्ड साल्ट्स क्या हुआ? तो वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक, भास्मिक या अम्लीय मूलक, वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हो, या तो भास्मिक हो या अम्लीय मूलक हो उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? मिश्रित लवण कहलाएगा। अर्थात यह जो है मिक्स्ड साल्ट्स कहलाएंगे, है ना। इसका उदाहरण देख लीजिए कौन सा है, सोडियम पोटासियम सल्फेट। ये जो सोडियम पोटासियम सल्फेट है NaKSO4, सोडियम पोटासियम सल्फेट NaKSO4, इसमें भास्मिक और अम्लीय मूलक दोनों ही मौजूद होगा, तो वह आपका मिश्रित लवण होगा। वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक, भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हो, एक से अधिक भास्मिक हो या एक से अधिक अम्लीय मूलक हो, तो वह आपका मिश्रित लवण में आएगा। अर्थात वह जो है आपका मिक्स्ड साल्ट्स में आएगा। इसमें देख लीजिए सोडियम पोटासियम सल्फेट NaKSO4, उसके बाद है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण CaOCl का होल Cl, या इसी को लिखते हैं CaOCl2, इसी का नाम है विरंजक चूर्ण का ही। ये एक क्लोरीन दोनों मिलकर 2Cl हो जाता है, CaOCl2। यह भी जो है आपका उदाहरण है मिश्रित लवण का। तो मित्र, हमने मिक्स्ड लवण मतलब सामान्य लवण, अम्लीय लवण,
भास्मिक लवण और मिश्र लवण को देखा। ये 4 लवण हमने देखा। और 5वां लवण जो है आपका द्विक युग्म लवण, इसको हम लोग देखेंगे अभी, है ना, द्विक या युग्म लवण डबल साल्ट, और छठा है जटिल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये दोनों द्विक या युग्म लवण और जटिल साल्ट जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो इन चारों को पहले आप देख लीजिए, इसको मिटा देंगे हम, फिर अभी उसको बताएंगे। तो इन चारों में कि सामान्य लवण क्या है ये समझ में आ गया होगा, अम्लीय लवण क्या है, भास्मिक लवण क्या है। सामान्य लवण में तो आपने सीधा जाना कि हाइड्रोजन या OH परमाणु मौजूद नहीं होगा, है ना, या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन से ये मुक्त होगा, तो ये आपका सामान्य लवण होगा। अम्लीय लवण में देखा कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण जो है ना, स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु एक या एक से अधिक होंगे, तो वह अगर स्थानांतरण योग्य होगा, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण संभव है, तो वह आपका हो जाएगा अम्लीय लवण। और भास्मिक लवण वह था जिसमें भस्म के आंशिक उदासीनीकरण, अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप जो लवण बनेगा वो आपका भास्मिक लवण था। और जो मिश्रित लवण है, मिक्स्ड साल्ट, तो ये वैसे लवण है जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हों, तो वह मिश्रित लवण हो गया, है ना। वैसा लवण जिसमें एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय मूलक उपस्थित हों, तो वह आपका मिश्रित लवण होगा। अब द्विक युग्म लवण क्या है और जटिल लवण क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जस्ट हमने 4 प्रकार का देख लिया था। अब जो है 5वां और छठा 2 प्रकार के लवण बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो 5वां टाइप्स है वो है द्विक या युग्म लवण। क्या नाम है इसका? द्विक। द्विक मतलब आप 2 जानते हैं, द्विक या युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जो पेयर बोलते हैं। तो द्विक या युग्म लवण अर्थात डबल साल्ट। अब डबल साल्ट क्या हुआ, ये 5वां टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग साल्ट का। वो है कि 2 सामान्य लवणों से, है ना, निर्मित लवण। 2 सामान्य लवण से जो निर्मित लवण होगा, अर्थात कि 2 अलग अलग सामान्य लवण से जो लवण बनेगा, है ना, निर्मित लवण को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विक लवण या युग्म लवण कहते हैं। सीधा बात है कि 2 सामान्य लवण, जो 2 नॉर्मल लवण है ना, 2 सामान्य लवणों से निर्मित लवण को जब 2 सामान्य लवण मिलेगा और नया लवण बनेगा, या नया 2 अलग अलग जो नॉर्मल साल्ट हैं वो मिलेंगे और एक जो है नया साल्ट निर्मित होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विक युग्म लवण कहेंगे, या उसी को डबल साल्ट कहेंगे। सीधी सी बात है कि 2 सामान्य लवण, 2 नॉर्मल साल्ट जब मिलते हैं और उसके मिलने से जो नया साल्ट निर्मित होता है, नया साल्ट प्रोड्यूस होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका डबल साल्ट कहलाएगा, या द्विक, या आप कह सकते हैं उसको कि द्विक लवण या युग्म लवण या फिर डबल साल्ट कहलाते हैं। इसमें रवा जल, ये रॉ है और ये वा है। रवा जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए अब रवा जल भी रहता है, इसमें क्या होता है? द्विक लवण में रवा जल भी रहता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया रवा जल। आपको लगता होगा कि ये रवा जल क्या है? तो जो समुद्र का जल होता है या ऐसा जल जो खारा जल हो, उसको हम लोग रवा जल भी बोलते हैं। खारे जल को भी रवा जल कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि धरती पर 97.3% जो है आपका खारा जल है, रवा जल है, तो वो समुद्री जल के रूप में भी होता है। तो इसमें रवा जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रहता है। द्विक लवण जल में घुलकर, जो द्विक लवण होते हैं जल में घुलकर 2 प्रकार के धातुई आयन निर्गत करते हैं। अब 2 प्रकार के धातुई आयन, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ धातुई आयन। तो धातुई आयन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि धात्विक परमाणु हुआ, ये तो आप बेहतर से तरह से समझते हैं। परमाणु, धात्विक परमाणु का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेटल का जो एटम हुआ वो उसका जो आपका धात्विक परमाणु हुआ। किसी भी धातु के परमाणु को धात्विक परमाणु कहते हैं। तो धात्विक आयन क्या हुआ? तो किसी भी धातु के आयन को धात्विक आयन कहते हैं। और आयन कौन, आयन किसको बोलते हैं? जब एटम पर या एक ऐसा एटम जो आवेशित हो, चाहे वो धन आवेश से आवेशित हो या ऋण आवेश से आवेशित हो, वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। तो ये धात्विक आयन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि धातु का आयन या धातु का परमाणु, जैसे समझे कि धातु में परमाणु होता है तो उस धातु में आयन होता है। अब परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है? परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, परमाणु आवेशित नहीं होता है। लेकिन आयन जो होता है वो रहता है परमाणु के फॉर्म में, लेकिन उसमें आवेश होता है, वह आवेशित होता है। तो यहाँ से धात्विक आयन निर्गत करते हैं, है ना। क्या बोला कि द्विक या युग्म लवण, 2 सामान्य लवणों से निर्मित लवण को द्विक या युग्म लवण कहते हैं। इसमें रवा जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी रहता है।
द्विक लवण जल में घुलकर दो प्रकार के द्विक लवण जल में घुल के दो प्रकार के धात्विक आयन निर्गत करते हैं। कौन कौन सा दो आयन है? एक है मोहर लवण और एक है पोटास एलम जो फिटकरी है। देखिए मोहर लवण क्या है? FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 इंटू 6H2O। ये जो है मोहर लवण, ये आपका उदाहरण है डबल साल्ट का। किसका उदाहरण है? डबल साल्ट का। इसका परिभाषा नहीं आप जानते हैं कि यह दो सामान्य लवणों के मेल से बनता है। दो सामान्य साल्ट, दो नॉर्मल साल्ट मिल करके इसका निर्माण करता है, इसलिए इतना लंबा फॉर्मूला हो जाता है। FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 इंटू 6H2O, ये इसका उदाहरण है। और है दूसरा पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। यही पोटास एलम जो है आपका फिटकरी भी कहलाता है। तो ये जो है आपका आ गया द्विक या युग्म लवण या डबल साल्ट। तो यहाँ हमने डबल साल्ट को समझा। अब जो सबसे लास्ट टाइप्स है ना साल्ट का, वो है जटिल लवण। क्या है? जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है? तो वैसा लवण, देखिए वैसा साल्ट जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है। क्या रहता है? एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है और जो घोल में भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। मतलब जब घोल भी होगा तो उसमें भी वह अपना अलग अस्तित्व बना के रखेगा, पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। वो क्या कहलाता है? आपका जटिल लवण कहलाता है। जटिल लवण क्या हो गया? वैसा लवण जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित हो। जटिल मूलक का मतलब क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स चीज होता है, जो कॉम्प्लेक्स मूलक है वह उपस्थित रहता है और जो घोल में भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। जटिल मूलक जब होगा, जब कॉम्प्लेक्स मूलक होगा, तो वह खुद ब खुद अपना अस्तित्व अलग बना के रखेगा। किसी भी घोल में वह पूरी तरह से घुलेगा नहीं। जटिल कहने का मतलब ही है कि वह उसमें पूरी तरह से विलय नहीं होगा, है ना। तो वैसा लवण जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है और जो घोल में अपना पृथक अस्तित्व, अलग अस्तित्व बना के रखता है, वो आपका जटिल लवण कहलाता है। इसका उदाहरण है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये जटिल लवण है। और देखिए इसमें ये जो K4 है ये अलग है, FeCN का होल 6। ये जो है K4 FeCN का होल 6, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना। दूसरा उदाहरण है इसका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये जो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है K2HgI4, है ना, K2HgI4, ये भी आपका जटिल लवण अर्थात कॉम्प्लेक्स साल्ट का उदाहरण है। और जो है आपका डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड, डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड AgNH3 का होल 2 इंटू CI, यह भी जो है आपका जटिल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है अर्थात जटिल लवण का उदाहरण है। तो जटिल लवण में क्या होगा कि जिसमें ऐसा लवण जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित हो और वह जो जटिल मूलक है वह घोल में अपना पृथक अस्तित्व बना के रखता है। वह घोल में भी पूरी तरह से घुलता नहीं है, अपना अस्तित्व बना के रखता है। तब उस लवण को हम लोग क्या बोलेंगे? जटिल लवण। दो चीज, एक क्या कि जटिल मूलक उपस्थित रहता है और दूसरा क्या कि वह घोल में अपना पृथक अस्तित्व बना के रखता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जटिल लवण कहते हैं। तो ये सारा जटिल लवण था। तो मित्र आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। इसमें हमने एक ही बार में जो लवण का 6 टाइप था वह 6 का 6 आपको इस वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।